Hello everyone, welcome to आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। एंड इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने सिनोनिम्स को डिस्कस किया था, लेकिन अब इस लेक्चर में हम लोग एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर वोकैब की सीरीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे आपको इंग्लिश पूछी जाती है। जैसे कि CGL हो गया, CHSL हो गया, CP हो गया, MTS हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, CUT हो गया, बैंक IPS PO वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, CDS का हो गया, NDA का हो गया, या यूपी पेट का हो गया। जितनी भी एग्ज़ाम्स, इनफैक्ट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी 12th क्लास के हिसाब से भी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी वोकैबलरी का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और SSC वालों के लिए, खास करके स्टेनोग्राफर वालों के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वोकैब ही इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं रिपीटिशन का एक चांस बहुत ज़्यादा होता है वोकैब के आने का, इसलिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फोकस एंटोनिम्स पर रहेगा, यानी हम जो भी वर्ड आएगा उसका ऑपोजिट मीनिंग बताएंगे, एंटोनिम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास में अननर्व्ड। अननर्व्ड माने क्या होता है? अननर्व्ड माने होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए मतलब हतोत्साहित है। मतलब इसमें ना कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी है। ये अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा है, या फिर इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या हतोत्साहित है, मतलब इसका उत्साह खो चुका है। तो हतोत्साहित या कमज़ोर या अ, आत्मविश्वासहीन जो व्यक्ति होता है उसको अननर्व्ड कहते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा भाई? जिसमें आत्मविश्वास नहीं है उसका उल्टा तो वही होगा ना जिसमें आत्मविश्वास होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर चेक करेंगे क्या होता है। नर्वस। नर्वस माने होता है उदास, घबराया हुआ, हतोत्साहित, है ना। तो अगर नर्वस का मतलब घबराया हुआ होता है, या उदास होता है, या भयभीत होता है, तो भाई ये अननर्व्ड का सिनोनिम तो नज़र आ रहा है। लेकिन लेक्चर तो एंटोनिम के ऊपर है, तो फोकस तो एंटोनिम पे करेंगे ना, तो सिनोनिम को तो आप काट दो, तो बी तो गया। एंशियस, ऑप्शन नंबर डी जो है एंशियस। एंशियस का मतलब होता है चिंतित, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, या फिर कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा व्याकुल, बेचैन जैसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी आपका रिलेटिव है, या आपका कोई भी आपका भाई या बहन है जो घर आने वाला था, लेकिन आज वो आने में लेट हो गया, तो आपको उसकी बहुत चिंता होगी। आप उसके आने को लेके क्या होगे? बेचैन, है ना, या फिर बहुत चिंतित होगे। तो आप कहोगे आई एम वेरी एंशियस अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था। तुम कहाँ रह गए थे आज, है ना। फ़ोन भी मतलब उठा रहे थे, कभी आउट ऑफ रेंज आ रहा था, कभी तुम उठा नहीं रहे थे, तो इससे तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी, और पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आने लगे थे। तो एंशियस का मतलब होता है चिंतित, बेचैन या व्याकुल। अब आप चाहें इसका मतलब चिंतित निकालो, चाहे बेचैन निकालो, चाहे व्याकुल निकालो, भाई हतोत्साहित का सिनोनिम तो बना सकते हो, लेकिन एंटोनिम तो कतई नहीं बनने वाला ये। तो भाई बी गया, डी गया। अब लड़ाई सी या ए में है। होपफुल का मतलब क्या होता है? होपफुल का मतलब होता है आशावादी, ठीक है ना। या फिर होपफुल का मतलब होता है आश्वासित, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एक भरोसा या आशा है कि कुछ अच्छा होगा। तो होपफुल का मतलब अगर आशावादी है, तो आशावादी का उल्टा तो निराशावादी होना चाहिए था ना। यानी अनडाउट का मतलब क्या है? जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, हतोत्साहित जो हो। तो हतोत्साहित का उल्टा ये होपफुल नहीं हो सकता, क्योंकि यह है आशावादी, और इसका उल्टा तो निराशावादी होता। और अनडाउट का मतलब निराशावादी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम नहीं है। अब देखो बी भी जा चुका था, डी भी जा चुका था, सी भी गया। जब तीन चले गए तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए, और शायद यही इसका सही आंसर है। कैसे है ये आप भी जानते हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब कौन नहीं जानता होगा क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति जो मजबूत है ना, या फिर आश्वासित है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब अगर आत्मविश्वासी है, तो ये कौन था? विश्वास की कमी। और ये कौन है? विश्वास से भरा हुआ। तो यही तो इसका उल्टा हुआ। ठीक है, तो अननव्ड का मतलब होता है हतोत्साहित, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। तो यही इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एसेटिज्म। एसेटिज्म, एसेटिज्म माने क्या होता है मैं आपको बताऊं। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस कहना चाहिए भौतिक सांसारिक दुनिया को छोड़ के अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं। यानी वो धर्म से ही जुड़ जाते हैं, और धर्म के रास्ते को चुनते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी आय की लाइफ को जीने के लिए।
ऐसे लोगों को आप सन्यासी कहते हैं, क्योंकि ये लोग सन्यास ले लेते हैं, वैराग्य जिसे कहते हैं। ठीक है, जो साधु संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। जैसे कि आप गौतम बुद्ध की बारे में देखें, भगवान गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों को छोड़ के, त्याग के, और अध्यात्म का रास्ता चुना था। और उन्हीं के ही आदर्शों को मानते हुए पूरा धर्म बना, बौद्ध धर्म। और इस तरीके के बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं। हाल ही में सबसे करंट, सबसे जो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ वो है परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का, जिन्होंने भौतिक सुधारनों को छोड़ के वृंदावन वास किया और वृंदावन को ही अपना एक संसार बना लिया। और कैलीकुंज नाम से उनका आश्रम भी है। ठीक है, तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैराग्य के रास्ते को चुना है या अध्यात्म के रास्ते को चुना है। तो एसेटिज्म का मतलब होता है सन्यासी होना, वैरागी होना। ठीक है, यानी भौतिक सुख साधनों का त्याग करना और मतलब सुख साधनों से वंचित जीवन जीना। अब देखते हैं इसका उल्टा क्या होगा। कंफर्ट माने होता है सहूलियत, है ना, आराम या फिर सुखद। तो चाहे इसका मतलब आप सहूलियत निकालो, चाहे आराम निकालो, चाहे सुखद निकालो, कम से कम वैराग्य का उल्टा तो नहीं बना सकते। ठीक है। एंटी सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या होता है? एंटी माने तो विरोधी होता है, मैं आपको साफ बता दूं। कहते हैं ना एंटी वायरस, जो वायरस के विरोध हो। ठीक है, तो एंटी का मतलब भी ऑपोजिट होता है। और एंटी सेमिटिज्म का मतलब हो जाएगा जो यहूदी विरोधी भावना रखता हो। ठीक है, ये जो मतलब यहूदी विरोधी हो। तो चाहे इसको आप यहूदी विरोधी भावना वाला कहो, यहूदी विरोधी कहो, कम से कम वैराग्य का उल्टा तो नहीं बना सकते, एंटोनिम तो नहीं बना सकते। तो भाई देखो, ए जा चुका है, सी जा चुका है। अब ह्यूमिलिटी और लग्जरी, ये दो बचते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, शालीनता, विनय जिसे कहते हैं। भाई आपके अंदर बड़ी विनम्रता है, मतलब बड़ी शांति, समझदारी, पढ़ी लिखी, शिष्ट, लिटरेट वाली जो बात है ना, बड़ी सॉफ्टनेस है आपके अंदर। तो विनम्रता, शालीनता या विनय, कुछ भी मान लो आप इसे, लेकिन एंटोनिम नहीं बना सकते आप किसका? वैराग्य का। तो अब देखो, ए जा चुका है, सी जा चुका है, डी जा चुका है। जब गए तीन तो बचा क्या? अब क्या जान लोगे बच्चे की? बी बचा बस। ऑप्शन नंबर बी, लग्जरी। लग्जरी माने क्या होता है? लग्जरी माने होता है सुख साधनों का भोग लेना, यानी सुख साधनों के भोग विलास में रहना, है ना। भाई बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, ऐशो आराम है ना, एसी वेसी सब, स्विमिंग पूल घर में, ये व्हाट अ लग्जरी। तो लग्जरी का मतलब होता है भौतिक सुख साधनों के भोग में रहना, विलासता में रहना उनकी। और एसेटिज्म का मतलब क्या था? भौतिक सुख साधनों का त्याग करना। तो भाई एक तो त्याग कर रहा है और एक उनमें ही लिप्त है, यही तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हो गए। तो यही तो इसका एंटोनिम हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, लग्जरी इज द राइट आंसर फॉर एसेटिज्म। ठीक है, एसेटिज्म माने क्या है? वैराग्य। और लग्जरी माने क्या है? भौतिक सुख साधनों का भोग विलास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव माने होता है प्रगति करता हुआ, प्रगतिशील, उन्नति वाला, उन्नतिशील। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ प्रगतिशील है, उन्नति पे है, तो भैया इसका उल्टा तो अवनति हो जाएगा, यानी जो चीज़ प्रगति ना करे। तो जरा देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रोग्रेसिव माने क्या था? उन्नतिशील या प्रगतिशील। रिप्रेसिव, रिप्रेसिव माने होता है दमनकारी, मतलब दबाव डालने वाला, है ना। रिप्रेसिव माने क्या होता है? लोगों पे दबाव डालने वाला या किसी पे दबाव डालने वाला, दमनकारी। और इस तरीके का दबाव कि वो अपने मतलब हक से ही वंचित रह जाएं, उन्हें उनका हक ही ना मिले, तो इसे बोलते हैं रिप्रेसिव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेसिकली द किंग मेड सम रिप्रेसिव लॉज ऑन हिज किंगडम, या ऑन हिज, कह सकते हैं टेरिटरी, है ना, इन हिज टेरिटरी। तो मतलब राजा ने इस तरीके के दमनकारी नियम बनाए थे अपनी मतलब क्षेत्र में या अपने प्रजा के बीच में, कि जिससे लोगों का शोषण हो रहा था। तो रिप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी या फिर लोगों को दबाने वाला, दबाव डालने वाला। प्रोग्रेसिव माने था प्रगतिशील। क्या उसका उल्टा कहीं से कहीं तक लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना। हाथ नांगन को आरसी का, पड़सी को फारसी का, काट दो ना इसको, ये आंसर ही नहीं है इसका। देखो, रिपल्सिव,
रिपल्स माने पता है रिपल्स माने क्या होता है? रिपल्स माने होता है धक्का देना। अब अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो, रिपल्सिव हो, तो रिपल्सिव का मतलब हो जाएगा, मतलब आपको उसके पास आना पसंद नहीं है, तभी तो आप उससे दूर जा रहे हो। भाई जैसे कि मान के चलो एक मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, और उसका ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। जब आप इन दोनों नॉर्थ पोलों को पास में लेके आओगे ना, तो ये पास में आएंगे ही नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, ऐसे दूर फेंकेंगे एक दूसरे को। तो हम क्या कह देते हैं, सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट, जो सेम पोल्स होते हैं नॉर्थ टू नॉर्थ या साउथ टू साउथ, सेम पोल्स हैव रिपल्सिव नेचर, यानी दोनों की नेचर कैसी होती है, एक दूसरे से दूर जाने वाली, धक्का देने वाली। ठीक है, तो अगर कोई रिपल्सिव नेचर का है तो इसका मतलब ज़ाहिर है वो आपसे दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घिनौना। रिपल्सिव का मतलब हो जाता है घिनौना, घृणास्पद या नफरत वाला। ठीक है ना, तो घिनौना या घृणास्पद या प्रतिघाती भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, तो रिपल्सिव माने क्या होता है, घिनौना, या फिर कहना चाहिए घृणास्पद या नफ़रत के लायक। चाहे इसे नफ़रत के लायक मानो, चाहे घृणास्पद मानो, चाहे घिनौना मानो, कम से कम प्रगतिशील का उल्टा तो नहीं बना सकते, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये तो वैसे ही कट गया है। रिप्रेसिव माने दमनकारी, दबाव का। रिपल्सिव भी चला गया, अब दो चलेगा, दो बज गया। अब एग्रेसिव कहते हैं यार इसकी नेचर बड़ी एग्रेसिव है, ये बड़ी एग्रेसिव नेचर का है। तो एग्रेसिव माने होता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, है ना, जस्ट लाइक, है ना। मन में एक इमेज आती है ना, एग्रेसिव का नाम लेते हैं तो कबीर सिंह, लेकिन शायद विराट कोहली की भी आती है एग्रेसिव में। और कहीं ना कहीं अगर एग्रेसिव की बात करो आप, तो आपको किसकी इमेज और आ सकती है, एग्रेसिव कौन हो सकता है और ज़्यादा, कह सकते हो आप, कमेंट करके बताएं कि आपकी एग्रेसिव के नाम से किसकी इमेज आती है। किसी फ्रेंड की आती है, टीचर की आती है, मेरी आती हो तो जो मुझसे पढ़े हो तो मेरे बारे में बता दें कि मैं भी एग्रेसिव था नहीं था। अगर एग्रेसिव था तो शायद मैं आपको चेंज कर सकता हूँ, सॉफ्ट हो जाऊँगा और क्या है। तो एग्रेसिव माने होता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, क्रोधित, उत्तेजित, आक्रामक जिसे कहते हैं। तो चाहे इसे आप उत्तेजित बोलो, चाहे क्रोधित बोलो, चाहे आक्रामक बोलो, कम से कम प्रगतिशील का उल्टा तो कहीं से कहीं तक लग्गे तग्गे कभी नहीं बना सकते। तो अब आप देखो यहाँ पे ए जा चुका है, सी जा चुका है, भैया डी भी जा चुका है। जब तीन चले गए तो आ जाओ, तुम ही आ जाओ बस, ऑप्शन नंबर बी, तुमसे बात करते हो। रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव माने होता है जो चीज़ पतन की तरफ जाए, मतलब प्रगतिशील का उल्टा क्या हो जाएगा, अवनतिशील, है ना। जो प्रगति कर ही नहीं रहा है, मतलब जो फ्रॉम गुड टू बैड, बैड टू वर्स्ट सिचुएशन में जा रहा है। तो अगर किसी चीज़ का पतन होता है, उसके अंदर घटोतरी होती है, उसके अंदर तरक्की रुक जाती है और उल्टा उल्ट के उसके अंदर तरक्की घटने लगती है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। तो रेट्रोग्रेसिव को हिंदी में बोलते हैं पतनशील भी कह सकते हो आप इसे, या फिर आप इसे विनाश करने वाला भी कह सकते हो, विनाशकारक, है ना, नाशकारी। तो आप चाहे इसे पतनशील कहो चाहे विनाशकारी कहो, कम से कम प्रगतिशील का उल्टा तो यही बनने वाला है। तो प्रोग्रेसिव का उल्टा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर आपके सामने आया। नेक्स्ट, एंड्योरिंग। देखो एक वर्ड होता है एंड्योर करना, मतलब सहन करना। अब सहन कौन कर सकता है भैया, जिसमें ताकत हो, जो टिक पाए आपके कमर पे, आपको मतलब झुका के मुर्गा बना के 50 किलो का 20 किलो का वजन रख दिया जाए। 50 किलो तो ज़्यादा बोलते हैं ना, थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल कम करते हैं। 20 किलो की बात करते हैं, 10 किलो की बात करते हैं। 50 किलो में तो कमर ही टूट के हाथ में आ जाएगी बेचारे की। तो अगर आपको थोड़ा सा झुका के मुर्गा बना के 10 किलो वजन आपकी पीठ पर रख दिया जाए, तो भाई कितनी देर तक टिक पाओगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टिक पाओगे आपको क्या कहलाओगे, वेरी एंड्योरिंग इन नेचर, है ना। टिकाऊ जिसे कहते हैं ना हिंदी में, मैं आपको बताऊँ, टिकाऊ, इसको इंग्लिश में एंड्योरिंग कहते हैं। तो एंड्योरिंग कहते हैं ना, वेरी वेरी एंड्योरिंग शूज़, वेरी एंड्योरिंग स्लीपर्स, बहुत टिकाऊ चप्पल हैं, बहुत टिकाऊ जूते हैं। तो एंड्योरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, लंबा चलने वाला, जो लंबा चले। तो चलिए, पेनफुल, इसका एंटोनिम ढूंढते अब क्या होगा। पेनफुल माने होता है दर्द भरा, कहते हैं ना बड़ा दर्दनाक है, बड़ा दर्द भरा है, वेरी पेनफुल स्टोरी, बड़ी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी, है ना। तो पेनफुल का मतलब होता है दर्दनायक, दर्द भरा, दर्द से मतलब दुखद जिसे कहते हैं ना। तो दर्दनाक हो गया या दुख भरा हो गया या दर्दनाक हो गया,
चाहे इसका मतलब आप दर्दनाक निकालो, चाहे दुख भरा निकालो, चाहे दुखद निकालो, कम से कम टिकाऊ का उल्टा तो नहीं बना सकते, काट के अलग कर दो इसको, ठीक है। अब देखो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग माना होता है लंबा चलने वाला, कहते हैं वेरी लॉन्ग लास्टिंग कैपेसिटी। तो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ, स्थायी, जो लंबा चले। तो एंडोरिंग का मतलब भी तो यही होता है, यानी सिनोनिम हो गया इसका। और लेक्चर किस पे, एंटोनिम पे। तो गया ना, ये भारी है, एलिमिनेट आउट हो गया, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ और एंडोरिंग का मतलब भी होता है टिकाऊ। अब जब दोनों टिकाऊ होते हैं मतलब ये तो सिनोनिम हो गया ना, तो काटो इसे। और पेनफुल का मतलब दर्दनाक, दर्द भरा, तो ये भी नहीं आएगा, तो दोनों चले गए। अब परमानेंट माने क्या होता है, परमानेंट माने होता है हमेशा के लिए, परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता। तो परमानेंट का मतलब होता है स्थाई, जो लंबे समय के लिए टिका हुआ हो, हमेशा के लिए हो। एंडोरिंग का मतलब ये टिका हुआ हमेशा के लिए। तो परमानेंट इसका सिनोनिम तो नज़र आ रहा है, लेकिन एंटोनिम कहीं से कहीं तक नहीं है। तो अगर आप गौर से देखें तो आप पे बी गया, डी गया, सी गया। अब जब सब चले गए तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए। भैया तुमसे बात करते हैं, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, कुछ पल का, यानी टेम्पररी। अब एंड्योरिंग माने क्या है, टिकाऊ, और फ्लीटिंग माने क्या है, क्षणिक, कुछ पल का। तो यही जिसका उल्टा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लीटिंग, इज द राइट आंसर। क्षणिक है ना, अस्थाई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। मान के चलो आपकी कोई किसी के साथ में एक बिज़नेस डील थी, यानी आपने किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस किया था, और किसी ना किसी वजह से अब आपके और उसके बीच में एक लेवल ऑफ गैप आ चुका है, थिंकिंग में, कनेक्टिविटी में, कन्वर्सेशन में, या फिर कह सकते हो बिज़नेस की डीलिंग्स में। तो क्या होगा अल्टीमेटली, साजे का भांडा चौराहे पे फूटता है, वही फूटेगा, और आपका उसके साथ में जो बिज़नेस डील थी वो ख़त्म हो जाएगी, आपका धंधा बंद हो जाएगा। तो जब आप अपने व्यापार को या अपनी बिज़नेस डील को समाप्त करते हो, उसको एंड करते हो, तो उस सेंस में क्या आता है, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है विनाश या अंत। तो भैया विनाश या अंत किसका, इंसान का नहीं, इंसान की डीलिंग्स का, जो व्यापार में चल रही थी, ठीक है। तो यानी आपके बीच में कोई समझौता था जो आपने समाप्त कर दिया, वो एग्रीमेंट अब आपका फिनिश हो चुका है, एंड हो चुका है, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन, ठीक है। विनाश करना, अंत करना या समाप्त करना। तो अब देखो, आपने किसी के साथ समाप्त कर दिया अपना बिजनेस, अपना जो भी आपका उसके साथ व्यापार चल रहा था उसको। तो अब इसका उल्टा तो शायद आपका ये हो जाएगा कि आपने उस किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया। भाई एक तो ये कह रहा मैंने बिजनेस ख़त्म कर दिया, एक कह रहा मैंने बिजनेस साथ स्टार्ट कर दिया, ये तो एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। अब ढूंढ लेते हैं इनसे कौन सा आंसर होगा। देखिए रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन माने क्या होता है मैं आपको बताऊं। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है मतलब प्रतिशोधी, मतलब बदला लेने वाला, है ना। रिट्रीट माने होता है ना बदला लेना, रिट्रीट। तो रिट्रीट से बना रिट्रीब्यूशन, यानी प्रतिशोधी। प्रतिशोधी भी कह सकते हो आप इसे, विरोधी भी कह सकते हो, बदला लेने वाला भी कह सकते हो, है ना। तो बदला लेने वाला या प्रतिशोधी, उसको रिट्रीब्यूशन बोलते हैं। समाप्त करना या अंत करने का एंटोनिम कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए काट दो इसे। परसुएशन, परसुएशन माने क्या होता है, मतलब किसी को भरोसा दिलाना, किसी को विश्वास दिलाना कि तुम ये कर सकते हो। जैसे कि एक टीचर होता है, वो अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा फिल कर, मतलब उसके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस को जगा के रखता है कि नहीं नहीं, आज अगर बुरा है तो शायद हमेशा बुरा नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो जो इंसान बुरे समय में टिका रहता है, बुरे समय में अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को बना के रखता है, और उस व्यक्ति के साथ को बनाए रखता है जो हमेशा उसके हौसले को बढ़ा रहा है, हौसले को बढ़ा रहा है, तो वो इंसान हमेशा जीतता ही जीतता है। देखो ये प्रकृति का नियम है। ज़िंदगी को अगर आप गौर से देखो तो धरती को भी हरा भरा होने में कितने संघर्षों से, कितने वर्षों से एक संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा था। तो और एक मानव जाति को पैदा होने में भी कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि धरती पे एकदम से ही इंसान का जन्म हो गया है। धीरे 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 एक इवोल्यूशन हुआ था, और जैसे कि एक छोटा सा जीव, एक सिंगल सेल का जो हो सकता है, जिस लाइक अमीबिया, वहाँ से आज इंसान तक की उत्पत्ति जो हुई है, उसमें बहुत बड़ा संघर्ष है एक। तो कोई भी चीज़ अगर अपने मंजिल पे, अपने सफ़र पे पहुँच रही है,
तो उसके पीछे उसकी ज़मानों के बहुत लंबे सफ़र की एक संघर्ष का एक दौर होता है, जिसे शायद इंसान नहीं देखता है। वो सिर्फ चमक धमक या सक्सेस को देखता है, सक्सेस के पीछे की जो एक संघर्ष उसको नहीं देखता है। ठीक है, तो परसुएशन माने क्या था, मतलब हौसला बढ़ाने वाला, विश्वास कह सकते हैं, किसी को दृढ़ निश्चय दिलवाना या प्रोत्साहन देना। तो इसका मतलब चाहे आप प्रोत्साहन देना निकालो, चाहे किसी को हौसला देना निकालो, कम से कम अंत या समाप्ति का उल्टा तो नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो परसुएशन गया, रिट्रीब्यूशन गया। कॉम्प्लायंस माने होता है किसी की आज्ञा का पालन करना, उसके अनुसार चलना। ठीक है, हम तुमसे कंप्लाई करते हैं यानी तुमसे सहमत हैं। तो कॉम्प्लायंस माने होता है सहमत होना, आज्ञा का पालन करना, किसी के अनुसार चलना। कोई भी मतलब निकाल लो आप इसका, लेकिन डिसोल्यूशन का एंटोनिम कहीं से कहीं तक नहीं बना सकते आप। अब देखो, ए गया, सी गया, डी गया, जब 3 चले गए तो अब जो बचा उससे ही बात कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट माने क्या होता है, स्थापना करना, नींव रखना। अब भाई डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, बिजनेस का अंत करना, और एस्टेब्लिशमेंट माने क्या है, बिजनेस की स्थापना करना, नींव रखना। तो यही तो एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि एक तो कह रहा है ख़त्म करो डीलिंग, विश्वास, धंधा ख़त्म, एक कह रहा है धंधा चालू करो। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन का उल्टा क्या आया, एस्टेब्लिशमेंट आया, हमने देखा। अब जितने भी हमने वर्ड्स आज सीखे हैं, ज़रा उनका फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आंसर्स पे चलते हैं, मतलब वर्ड मीनिंग पे चलते हैं हिंदी वाले। अनर्व्ड माने क्या होता है, हतोत्साहित यानी आत्मविश्वास की कमी। नर्वस माने उदास, विश्वास की कमी। एंशियस माने चिंतित, होपफुल माने आशावान, आशावादी। और कॉन्फिडेंट माने क्या होता है, आत्मविश्वासी। भाई ये क्या कह रहा था, विश्वास की कमी, और ये कह रहा है विश्वास बहुत ज़्यादा है, तो यही तो उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एसिटिज्म माने होता है वैराग्य को पाना, यानी साधु धर्म की तरफ जाना, साधु बन जाना, सन्यासी बन जाना। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा भोग विलासों को भोगना, उसमें पड़े रहना, यानी लग्जरी। कंफर्ट माने होता है सुखद या आराम या सहूलियत। एंटी सेमिटिज्म माने होता है विरोध, यहूदी विरोधी सोच। और ह्यूमिलिटी माने होता है विनम्रता या विनय। लेकिन आंसर तो इसका लग्जरी है, क्योंकि एस्थेटिज्म माने होता है सुख साधनों का त्यागना, और लग्जरी माने होता है सुख साधनों को भोगना। ठीक है, प्रोग्रेसिव मान होता है प्रगतिशील, हमेशा तरक्की करने वाला। इसका उल्टा रिप्रेसिव मान होता है दमनकारी, ये तो हो नहीं सकता। रिपल्सिव मान होता है घिनौना, ये नहीं हो सकता। एग्रेसिव मान होता है आक्रामक, ये नहीं हो सकता। रेट्रोग्रेसिव मान होता है अवनति करने वाला, यानी तरक्की को घटाने वाला। एक तो होता है तरक्की कर रहा है, एक तरक्की घट रही है, तो यानी उल्टा यही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमने देखा क्या आंसर आया आपके पास में, रेट्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग माना होता है टिकाऊ। ठीक है, परमानेंट माने क्या होता है, अस्थाई। पेनफुल माना होता है दर्द भरा, और लॉन्ग लास्टिंग माना होता है टिकाऊ। दर्द भरा इसका आंसर नहीं हो सकता, टिकाऊ तो सिनोनिम है, और परमानेंट भी सिनोनिम है। तो 2 सिनोनिम से इसलिए कटे, एक पेनफुल का कोई लॉजिक नहीं आता इसलिए वो कटा। फ्लीटिंग माना होता है क्षणिक, तो टिकाऊ का उल्टा तो अस्थाई हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिसोल्यूशन माने होता है किसी के साथ संबंध या बिजनेस डील को समाप्त करना, और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है बिजनेस डील यानी व्यापार की नींव रखना। तो यही इसका उल्टा होने वाला था, क्योंकि कॉम्प्लायंस माने होता है आगे का पालन करना, ये आंसर नहीं आएगा। परसुएशन माने होता है हौसला अफजाई करना, ये नहीं आएगा। और रिट्रीब्यूशन माने तो बदला लेना होता है, ये भी नहीं आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब जितने वर्ड्स आपने यहाँ सीखे हैं, ज़रा उनके हिंदी मीनिंग चेक कर लेते हैं हम। अनब्ड, देखिए अनब्ड माने क्या है, हतोत्साहित, आत्मविश्वास की कमी, कमज़ोर या असमर्थ। जबकि कॉन्फिडेंट का मीनिंग क्या है, देखो आप, कॉन्फिडेंट का मीनिंग है आपके पास में आत्मविश्वासी, है ना, आश्वस्त या साहसी। नर्वस माने कमज़ोर उदास है। होपफुल माने आशावादी है। एंशियस माने कौन है, चिंतित। एसेटिज्म माने क्या है, वैराग्य, संन्यास। और कंफर्ट माने क्या है, सहूलियत। लग्जरी माने क्या है, सुख आराम या सुख साधन। और शायद एसेटिज्म का उल्टा यही था। और एंटीसेमिटिज्म मतलब यहूदी विरोधी भावना। और ह्यूमिलिटी माने विनम्रता या विनय। प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेसिव। रिप्रेसिव माने तो दमनकारी था, लोगों को दबाने वाला, दबाव डालने वाला। रेट्रोग्रेसिव माने पतनशील है, प्रतिगामी या नाश होने वाला। तो प्रगतिशील का उल्टा ये रेट्रोग्रेसिव। रिपल्सिव माने क्या है, घिनौना या घृणास्पद, यानी नफरत के लायक। एग्रेसिव माने क्या है, आक्रामक, लड़ाका।
और एंड्योरिंग माने क्या है, स्थायी, टिकाऊ या सहनीय, और फ्लीटिंग माने अस्थिर। तो एंड्योरिंग का उल्टा तो ये होने वाला है ना। पेनफुल माने क्या है, दर्दनाक, दर्द भरा। परमानेंट माने स्थायी या टिकाऊ, और लॉन्ग लास्टिंग माने भी क्या है, टिकाऊ। डिसोल्यूशन माने क्या है, नाश या तोड़ना। अब तोड़ने का मतलब ये मत समझना कि मोबाइल तोड़ना या कोई भी चीज़ तोड़ना। भाई तोड़ने का मतलब यहाँ पे है बिजनेस डील्स को ख़त्म करना, यानी समझौता तोड़ना, यानी एक दूसरे के बीच का जो एक कहना चाहिए अनुबंध है, एग्रीमेंट है, उसे तोड़ना, यानी कि हड्डियाँ तोड़ना, है ना। तो तोड़ने का मतलब ये मत समझना ना किसी भी चीज़ को तोड़ना। एंड ऑफ द डीलिंग्स यानी एंड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस, ये होता है। रिट्रीब्यूशन माने तो बदला लेना होता है, प्रतिशोध होता है। एस्टेब्लिशमेंट माने होता है स्थापना या नींव, और परसुएशन माने दृढ़ निश्चय या प्रोत्साहन या हौसला अफजाई या विश्वास। और कॉम्प्लायंस माने क्या था, आज्ञा का पालन या किसी के अनुसार चलना। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट आपको हिंदी मीनिंग सिखाए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लेंगे, नोट करना चाहें कर लेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नंबर अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको नंबर भी दे दूँगा। ठीक है, तो जितने भी हमने वर्ड सीखे हैं उनको फटाफट से आप देखें, रिवाइज करके आंसर। अननव्ड माने क्या था, हतोत्साहित, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आत्मविश्वासी। एस्केटिज्म माने सुख साधनों को त्यागना, लग्जरी, सुख साधनों को भोगना। ठीक है, प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील, रेट्रोग्रेसिव माने अवनति यानी प्रगति घटने वाला। एंड्योरिंग माने टिकाऊ, और फ्लीटिंग माने क्षणिक ये। और डिसोल्यूशन माने समाप्त करना, अंत करना। एस्टेब्लिश माने स्थापना करना। तो ये सही आंसर है। तो ये थी आज की हमारी वोकैबलरी सीरीज़। ये प्रीवियस ईयर वोकैब है एसएससी की, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ आपको, अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रहा हूँ। जो ऑथेंटिक कंटेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो भी देख रहे हो यूट्यूब पे, तो उसके नोट्स बनाने में, रिवाइज़ करने में 1 घंटा लग जाना आपको। आपकी लाइफ में 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 घंटे को अगर आप 365 दिन से कैलकुलेट करोगे तो 365 घंटे होते हैं। 365 घंटे में आप पूरा एग्ज़ाम का रिवीजन कर सकते हो, सिलेक्शन के लिए पूरे पूरे चांसेस बना सकते हो, टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने टाइम को ना ऐसी कैजुअली वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मेरिट बेस्ड होते हैं, इनमें ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। जिसमें यही होता है, जिसमें योग्यता है वही सीट ले जाएगा, जिसमें नहीं है बेचारा वो अगले साल के लिए वेट करता रह जाएगा फिर। और आप साफ जानते हैं कि कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं, सब्र करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। तो सब्र ना करें, कोशिश करें, लड़ें, हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंट रहें, एक रूटीन पकड़ें, पॉजिटिव रहें, और घर वालों के प्रति अपने एक आदर भाव को बना के रखें। और इसी तरीके से आप देखना फिर आपका सिलेक्शन का रास्ता बनता चला जाएगा। और आपकी लाइफ में जो भी कंटेंट से या आपके टॉपिक से या आपके सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो मैं कह सकता हूँ आप मुझसे दिल खोल के डिस्कस करें। जितना आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे, जितना आप उसके गाइडेंस में रहेंगे, देखना उतनी जल्दी आपके सिलेक्शन के रास्ते खुलते जाएंगे। क्योंकि गुरु ही ज्ञान का कहने से एक तरीके से एक उजाला होता है बच्चे के जीवन में। तो लंबा लेक्चर हो गया, बहुत भाषण दे दिया आपको। आशा करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा, दिमाग में बैठा होगा, तो समझोगे भी और कमेंट वमेंट भी करोगे, कम से कम डाउट्स भी पूछोगे। कुछ नहीं करते हो, क्या करते रहते हो, कुछ तो करो, कुछ तो लगेगी तैयारी कर रहे हो, है ना। तो चलिए, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर भी देना, करवा भी देना। पकड़ पकड़ के करवाओ स्टूडेंट से कि कर लाइक सब्सक्राइब कर, कैसे नहीं करेगा मैं भी देखता हूँ। फैमिली बड़ी करो, कॉम्पिटिशन बढ़ाओ और सिलेक्शन लेके जाओ। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने बच्चा, बाय बाय।